अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, और आज हमने पहले ये देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती हैं उनका फंक्शन क्या है, उनका रोल क्या है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, फंक्शन क्या है। तो आए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लगी प्रोटीन्स हैं उनका क्या रोल है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन। लास्ट टाइम मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन यूजुअली तमाम मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर होती है उनको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लगी प्रोटीन्स है वो है ट्रांसपोर्ट का। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट का जो लफ्जी मतलब है चीज जा भी रही होती है और आ भी रही होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगी जो ये प्रोटीन है ये चीजों को सेल के अंदर भी लेके जा रही होती है और बाहर भी लेके आ रही होती है। तो देखें, मेनी प्रोटीन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। देखें, हर मॉलिक्यूल को प्रोटीन ही लेके जाएगी, हर जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन ही लेके जाएगी। सिलेक्टिव चीजों की जो है ना वो यहां से ट्रांसपोर्ट होगी अक्रॉस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ईदर एक्टिंग एज चैनल और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां तो ये चैनल प्रोटीन के तौर पे काम करेंगे या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए चीजों को लेके जाएंगे। इसको समझते हैं, चैनल कहते हैं रास्ते को। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये मेरे पास आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये मेरे पास इनसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या मैं इसको कहता हूं ये मेरे पास साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म है। अब देखें, ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक चैनल प्रोटीन है। यहां से मॉलिक्यूल्स आए और इन्होंने इन चैनल प्रोटीन के जरिए एंट्री की किसके अंदर, साइटोसोल के अंदर। तो इसको हम कहते हैं ईदर एक्टिंग एज चैनल। फिर क्या होता है कि या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए चीजों को अंदर लेके जाते हैं। जैसे आपने न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में देखा होगा कि वहां पे रेस्टिंग स्टेट में जो बाहर वाली साइड होती है यहां पे सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। अंदर वाली साइड पे सोडियम कम होता है और पोटेशियम क्या होता है, ज्यादा होता है। अब एक्टिव का मतलब होता है एनर्जी, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीजें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। इसकी मिसाल बिल्कुल आप ऐसे ले लें, एक बैग है उसमें 4 सूट आने की जगह है, आप जोर लगा लगा के उसमें 8 जो है ना वो पैक कर देते हैं। तो यहां पे एक साइड पे चीजों की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एक साइड पे लो होती है। तो लो से हाई की तरफ जाना, इसको आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन इसमें क्या लगता है, एनर्जी। तो यहां इसको आगे हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। तो यहां पे क्या होता है कि ये प्लाज्मा न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें रेस्टिंग स्टेट में, यानी रेस्टिंग से क्या मुराद है कि इसमें से नर्व इंपल्स गुजर नहीं रहे। सोडियम बाहर ज्यादा होता है, अंदर कम होता है। पोटेशियम बाहर कम होता है, अंदर ज्यादा होता है। अब यहां पे क्या करती है ये प्रोटीन, ये सोडियम को बाहर अंदर से बाहर लेके जाती है, यानी लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाती है। इसी तरह पोटेशियम को भी लो से हाई कंसंट्रेशन यानी बाहर से अंदर लेके जाए। लेकिन इस काम के लिए एनर्जी का एक्सपेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुई किसके जरिए, प्रोटीन के जरिए। तो यहां पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, अंदर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं
ये एनर्जी खर्च करके मॉलिक्यूल्स को लो कंसंट्रेशन से किसकी तरफ लेके आती है, हाई कंसंट्रेशन। तो एज ए चैनल भी एक्ट कर रही होती है और एज ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी एक्ट कर रही होती है। दूसरा काम अटैचमेंट का है कि बहुत सारी प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगी होती हैं जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल के बाहर से भी जोड़ के रखती हैं और सेल के अंदर भी जोड़ के रखती हैं। अब some proteins help in the attachment of plasma membrane to the internal cytoskeleton। अब साइटोस्केलेटन जिसको आप सेल का ढांचा कहते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे भी। जैसे साइटोस्केलेटन में आपके पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं और इसी तरह इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसको आप कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन, ये प्रोटीन का नेटवर्क होता है बेसिकली। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास आउटसाइड है और ये इनसाइड है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस साइटोस्केलेटन के साथ, इस साइटोस्केलेटल फाइबर के साथ अटैच करके रखते हैं और बाहर से भी इसको क्या करते हैं, साइटोस्केलेटल फाइबर के साथ अटैच करके रखते हैं। तो वो प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच करते हैं किसके साथ, साइटोस्केलेटन के साथ या फाइबर्स के साथ, इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंकरर्स या एंकर प्रोटीन। एंकर का मतलब है किसी चीज को पकड़ के रखना, तो अटैचमेंट का काम भी कर रहे हैं। फिर बायोमार्कर, देखिए वो वाले बायोमॉलिक्यूल जो किसी डिजीज की निशानदेही करें, किसी जो है ना वो बीमारी की निशानदेही करें, उसको आप क्या कहते हैं, बायोमार्कर कहते हैं। तो बायोमार्कर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, बायोमॉलिक्यूल that indicates the presence of a disease, इसको आप बायोमार्कर कहते हैं। तो देखिए कुछ प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर वाली सरफेस, ये देखिए ये मेरे पास एक सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए बच्चे ये यहां पे लगी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच होती है, ये रेड में फॉर एग्जांपल प्रोटीन। तो ये बीमारी की निशानदेही करती है। जैसे देखिए कैंसर के केस में ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, इनका ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है। इससे क्या मुराद है, सेल के ऊपर इनकी कंसंट्रेशन क्या, इनकी तादाद क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं बायोमार्कर। तो सम प्रोटीन ऑन द एक्सटीरियर सरफेस अटैच विद शुगर्स एंड एक्ट एज आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी ये बीमारियों की निशानदेही करती है। फिर देखिए बच्चे रिसेप्टर, रिसेप्टर कहते हैं बेसिकली ये भी प्रोटीन्स होती है जो किसी भी मैसेज को रिसीव करें। तो रिसेप्टर्स क्या है, प्रोटीन्स आल्सो फंक्शन एज रिसेप्टर्स, यानी ये मैसेज को रिसीव करती हैं, रिसीव करने के बाद सेल के अंदर ट्रांसमिट करती है। फॉर एग्जांपल एक सेल से मैसेज आया है हार्मोन की शक्ल में, तो वो यहां पे लगी हुई रिसेप्टर या प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और ये हार्मोन से सेल के अंदर चला जाएगा मैसेज लेके। तो सम प्रोटीन आल्सो फंक्शन एज रिसेप्टर विच बाइंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स, जैसे हार्मोन्स वगैरह, एंड ट्रांसमिट सिग्नल टू द इंटीरियर ऑफ सेल। तो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसी प्रोटीन जो मैसेज को रिसीव करे और उसको सेल के अंदर भेज दे, इस ऐसी प्रोटीन्स को आप क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगी हुई ये प्रोटीन जो है ये एज ए रिसेप्टर भी एक्ट करती है। अच्छा देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जिसमें चीजें जो है ना इसको तोड़नी भी होती हैं, बनानी भी होती है। तोड़ने और बनाने को आप प्रोसेस को आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म एंजाइम के जरिए होते हैं। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि सारे के सारे जो एंजाइम है वो प्रोटीन इन नेचर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगी भी कुछ प्रोटीन एज ए एंजाइम भी एक्ट करती है, जो क्या परफॉर्म करवाती है, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करवाती है। तो सम प्रोटीन एग्जिबिट एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैटालाइजिंग वेरियस रिएक्शन रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास उन प्रोटीन्स का रोल आ गया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगी हुई। अब देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, या सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है।
डिफरेंस आप पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दोनों में क्या फर्क है ये आप पढ़ चुके हैं। देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनेली, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, ये किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनेली की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। ये उस ऑर्गेनेली के अंदर मौजूद जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो चीजें हैं, और उस सेल के अंदर मौजूद जो चीजें हैं उनके लिए एज ए बाउंड्री एक्ट करती है, उसको अपने अंदर बंद करके रखती है, उनको बाहर नहीं आने देती। तो पहली चीज हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या, एक्ट्स एज आउटर मोस्ट बाउंड्री। It encloses the content of cell. It holds cell constituent together and keeps other substances from entering. अब क्या कह रहे हैं, सेल के अंदर मौजूद जितनी भी चीजें हैं उसको क्लोज किसमें करके रखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन में। और हर चीज ना तो सेल से बाहर आ सकती है ना ही सेल के अंदर जा सकती है। ये नहीं है कि कोई भी चीज आए उसको अंदर जाने दिया, कोई भी चीज अंदर से बाहर आए, ऐसा नहीं होता, स्पेसिफिक चीजों की ट्रांसपोर्ट होती है। तो सेमी परमिएबल बैरियर भी है। अब सेमी परमिएबल बैरियर कहते हैं या इसको हम कहते हैं डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफरेंशियली परमिएबल, या इसके लिए एक और वर्ड होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब ये सेल के अंदर स्पेसिफिक चीजों को जाने देती है। ये नहीं है कि कोई भी चीज आए वो इसके अंदर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। तो डिफरेंशियली का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। कैसे डिफरेंशिएट किया इसने, कुछ चीजों को जाने दिया, कुछ को रोक लिया, यानी इसने सिलेक्शन की। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिवली चीजों को अपने अंदर से गुजरने दे उसको आप क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास व्हाइल ब्लॉक्स अदर, कुछ चीजों को गुजरने देगी, बाकियों को क्या कर लेगी, ब्लॉक कर ले। जैसे देखिए बच्चे, जो न्यूट्रिएंट्स हैं और दूसरे एसेंशियल जरूरी सब्सटेंसेस है सेल के लिए, उनको ये अंदर जाने देगी। अच्छा, मॉलिक्यूल्स, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर इजीली जा सकते हैं, उसके लिए शर्त क्या, मॉलिक्यूल का समाल होना, मॉलिक्यूल का न्यूट्रल होना। जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये जो है ना इजीली डिफ्यूज करके अंदर चले जाते हैं। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। और वो मॉलिक्यूल जिनके जो लार्ज हो या चार्ज हो उनको ये अंदर नहीं जाने देते। अब इसका क्या मतलब है कि चार्ज मॉलिक्यूल कभी सेल के अंदर जाएगा ही नहीं, जाएगा। उनके लिए स्पेशल रास्ता होता है, स्पेशल गेट्स होते हैं जिनके जरिए जो है ना वो मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा सकते हैं। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको सेल के बाहर मिलेंगे, सेल मेम्ब्रेन आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेंगे, या आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस, इन सब के अंदर आपको क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, इसका स्ट्रक्चर सेम है और इनका फंक्शन भी सेम है जो आपने ये पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे ये जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाते हैं ये किस तरीके से जाते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं ट्रांसपोर्ट के सेल में जो इस्तेमाल होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है ना वो समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।